लगा है कि DGISI अदालत में एक बयान हल्फी दाखिल करते हैं जिसमें वो एक बड़े सीरियस इल्जामात लगाते हैं हुकूमत वक्त से। आज वही DGISI एक्सटेंशन लेने के चक्कर में है। अगर इनको एक्सटेंशन मिली, मेमो केस में जो हुकूमती मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित होगा। DGISI और आर्मी चीफ ने जो एफिडेविट दिए हैं वो गलत साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम मेमो कमीशन की। आपको याद रहे कि मेमो स्कैंडल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मेमो कमीशन बनाने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको हेड करते हैं और साथ साथ इस मेमो कमीशन के 12 हो चुके हैं सेशंस। जो पिछले 2 सेशंस हुए उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली। जो मेमो स्कैंडल के सेंट्रल फिगर हैं मंसूर एजाज साहब, उन्होंने 2 नए दावे किए। एक, उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान में मिलिट्री कू की तैयारी की जा रही थी, और ये कि पाकिस्तान की DGISI जनरल शुजा पाशा साहब मुख्तलिफ ममालिक में गए, वहाँ से उन्होंने कोशिश की कि सपोर्ट हासिल करें इस कू के लिए। ये बहुत ही मुतनाज़ा बात है और बहुत से लोग जो पाकिस्तान में, हमारे समेत, ये कहेंगे कि इस तरह के तो कोई आसार नहीं थे। दूसरी बात उन्होंने जो फरमाई वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जब अमेरिकन ऑपरेशन हुआ, एबटाबाद ऑपरेशन मई 2 को, तो पाकिस्तान को उससे पहले मालूम था। पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जो पायलट थे अमेरिकन, उनके दरमियान जो गुफ्तगू है वो फरमाते हैं कि वो इस चीज़ की निशानदही करती है कि पाकिस्तान को पहले से मालूम था कि ये ऑपरेशन होने वाला है। ये 2 अहम सवाल हैं, इस पर आज बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि ये आखिरकार जो मेमो कमीशन है, जो कि पहले 1 महीने के लिए बैठाया गया था, अब वो 12 हफ्ते उसको मिले। फाइनली सवाल यह है कि इस मेमो कमीशन से हासिल क्या है? क्या पूरी कौम को एक अलग रास्ते पे ले जाया जा रहा है, बजाय कि जो मेन इश्यूज़ हैं उस पर फोकस किया जाए? और ये मेमो कमीशन जो है ये 2 महीने और चलेगा। इसी पर आज बात करेंगे कि इससे जमा खर्च करें, इसका काम तो हमें हासिल क्या आखिर में। नाज़रीन, इसको डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर केयरटेकर मिनिस्टर, फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल हामिद नवाज साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम जनरल साहब। और साथ तशरीफ़ रखते हैं उनके अयाज अमीर साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, PMLN के लीडर हैं, हमारे पास आते हैं एज एन एनालिस्ट। और साथ तशरीफ़ रखते हैं उनके हमारे अपने अरशद शरीफ, ब्यूरो चीफ, दुनिया न्यूज़। जनरल साहब, वेयर इज़ दिस कमीशन गोइंग? अब देखिए, 2 इन्होंने और बातें कह दी। उन्होंने कहा हमारे पास एविडेंस भी है। पहले हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं, अब आर्मी के हवाले से। देखें, ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात हो रही है। अगर वाकया ही एयरफोर्स के रडार्स पे और उनके टावर्स में ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ होने वाला है एबटाबाद में, तो फिर साथ ही ये कहना कि आर्मी या फोर्सेस टेक ओवर करने वाली थी, तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं। कि अगर उनके नॉलेज में ये चीज़ थी तो फिर उनको बुरा बनाने की क्या बात थी, और अगर नॉलेज में नहीं थी तो फिर मेमो कमीशन की कोई बात बनती है। तो इसलिए थ्रस्ट लाइन जो मंसूर एजाज की है वो तो हकानी और वो जो मेमो के कंटेंट्स हैं, और मेरा ख्याल है कमीशन भी उसी पे ही जोर देगा। साइड इश्यूज तो शायद वो सेपरेट केसेस बन जाएंगे। अगर वो कोई कोर्ट में ले जाना चाहे सब्सिक्वेंटली तो नेचुरली दे विल बी डिफरेंट केसेस। लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं जा सकती कि आर्मी ने इस चीज़ का बुरा मनाया और आर्मी टेक ओवर करने वाली थी, जिस तरह मेमो की थ्रस्ट लाइन मेन है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी पहले से ही फोर्सेस के टावर्स में और रडार्स में ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ऐसा होने वाला है। तो फिर ये हम किधर जा रहे हैं? मेरा ख्याल है बोथ द थिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल। जी अयाज अमीर साहब, बोथ थिंग्स आर नॉट सस्टेनेबल साइमल्टेनियसली। नहीं, पर अब भी हमें कोई कान धरना चाहिए कि मंसूर एजाज साहब क्या कह रहे हैं, कहाँ से वो शुरू हुए, क्या चीज़ उन्होंने बनाई, मुल्क में कौन कौन से अनासर उनकी कहानी की लपेट में नहीं आ गए, वो भी बिशमूल आपके लीडर, बेशमूल प्रेस का जो है बहुत भारी भरकम तोपें जो हैं, वो पहले तो उन्होंने वो तैयार किया, माहौल तैयार किया कि ये हो रहा है। आपने बैठ के यही, हम वैसे जो बात करते रहे, हम तो सवाल ही उठाते रहे। नहीं, पर हम कई लोगों ने शुरू से कहा कि ये एक तमाशा बन रहा है। और देखिए तो सही, ये बात क्या है इसमें? अगर आप हर चीज़ मान भी लें उनकी बात, जो मानने वाली नहीं है,
ایک الزام تراشی ہے. نہیں دیکھیں نا جنرل پاشا کے حوالے سے وہ تو کہہ رہے ہیں ٹرانسکرپٹ ہے، یہ ہے، میرے پاس 4 انٹیلیجنس ایجنسیز نے مجھے بتایا کہ وہ گئے تھے ملک سے باہر. میرا خیال اس میں آئی ایس آئی کا کچھ رول جو ہے وہ زیادہ سمجھداری کا نہیں رہا. جلد بازی کا وہ شکار ہو گئے. ایک تو وہ جو پہلے منصور اعجاز کو ملنے گئے، آیا اس کی ضرورت تھی یا نہ تھی، انہیں حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی. پھر وہ لے کے انہوں نے تقریباً اپنا جیسے ہوتا ہے کہ ذہن بنا لینا. اور جب انہوں نے ایفیڈیوٹ تو تب دیے جب مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ میں کون لے کر گیا؟ نون لیگ کے جو سربراہ ہیں وہ لے کر گئے. میرے خیال ان سے بھی جلد بازی ہوئی، لیکن بار بار اب میں نہیں کہنا چاہتا، اٹ پٹس می ان اے ویری امبیرسنگ پوزیشن. لیکن آرمی چیف جو ہیں، اب آرمی چیف اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی نہیں دے رہے، وہ فوج کی سربراہ، فوج کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہاں میمو حقیقت ہے اور اس کے ہمیں تہہ تک جانا چاہیے. تو سپریم کورٹ پھر کیا کرے جب آئی ایس آئی چیف یہ کہہ رہے ہیں، آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں، ایک بڑی جماعت کے سربراہ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. تو پہلے دن ای سی ایل پہ ڈال دیا جاتا ہے، حسین حقانی کو کمیشن بنا دی جاتی ہے، ٹرمز آف ریفرنس تقریباً اس کے بتا دیے جاتے ہیں، اور ایک اسے مدت دی جاتی ہے، تھوڑی مدت، 4 ہفتے میں آپ آئیں. اب تو 12 ہو گئے. لیکن تب بھی آوازیں اٹھ رہی تھیں، اور شاید آپ کے اسٹوڈیو سے آپ نے بھی کہا، بہت لوگوں نے کہا کہ یہ بالکل محمل بات. یہ آپ کیوں اس میں آپ کے پڑھ رہے ہیں؟ ریلائبل بات نہیں ہے، الزام لگا رہے ہیں. اب الزام پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ الزام میں تو کوئی مقدمہ بھی نہیں بن سکتا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ کارٹر تھے، انہوں نے ایک پلے بوائے میں انٹرویو دیا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ کبھی خوبصورت عورتوں کا ان کا میرے دل میں خواہش رہتی ہے. اب دل میں خواہش کا آپ حدود آرڈیننس کے تحت کوئی مقدمہ آپ بنا سکتے ہیں؟ یہاں تو کوئی بعید نہیں، یہاں وہ بھی کوئی کرنے کی کوشش کرے. پھر ارشد یہ بتائیں کہ ابھی جیسے جنرل صاحب فرما رہے تھے، انہوں نے کہا تھرسٹ لائن کوئی اور ہے، تو یہ سائیڈ شوز ہیں اور یہ اس پہ الگ بات ہوگی. لیکن جو بات کرنے والے اس ملک میں مختلف لوگ مختلف چیز کو پک اپ کر رہے ہیں. کئی لوگ ہیں جو جنرل صاحب جیسے فرما رہے ہیں وہ بات کریں گے، کئی لوگ کہیں گے آہا یہ دیکھیں یہ تو پہلے سے پتا تھا. جو لوگ ایک تنقید کرتے ہیں بہت آرمی کی، وہ اس کو اٹھا لیں گے. تو یہ پھر منصور اعجاز کی کون سی بات پر یقین کیا جائے؟ آپ کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اس میں جیسے ایاز امیر صاحب نے کہا، جنرل صاحب نے کہا، قوم اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میمو بہت کریڈیبل ہے اور اس پہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی کھڑی ہے، فوج کے سربراہ نے بھی اس میں ایفیڈیوٹ دیا اور پہلی دفعہ ایفیڈیوٹ دیا ہے. حالانکہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری والا معاملہ تھا اس میں جنرل کیانی نے ایفیڈیوٹ جمع نہیں کرایا تھا، اور پہلی دفعہ کمیونیکیٹ کیا ان رائٹنگ پرائم منسٹر کو کہ اس پہ ہمیں آبجیکشنز ہیں. تو یہ تو ایک الائنس آپ کو نظر آ رہی ہے. اور پھر اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں چلے جاتے ہیں تو جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی جس کو نون لیگ کو کہا جاتا تھا، جو کہ اب انہوں نے اسٹینس چینج کیا ہے، تو وہ الائنس آپ کو اس طرح سے نظر آ رہی ہے. آج تو ویسے اسٹیبلشمنٹ کی نہیں لگ رہی تھی، اس سے پہلے اس کی فیور میں بھی کافی آتا ہے، لیکن وہ ایک شفٹ آ رہا ہے. لیکن وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں وہ الائنس آپ کو وہیں پہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایک پیپلز پارٹی ہے جس کے خلاف ہمیشہ سے یہ اصغر خان کیس میں بھی وہ آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، سملر ٹائپ آف الائنس. لیکن یہ میمو گیٹ کا معاملہ بائی دا اینڈ آف مارچ، جو کہتے ہیں نا بی ویئر آف دا آئیڈ آف مارچ، یہاں پہ جا کے وٹنس اسٹیٹمنٹس وغیرہ ختم ہو جائیں گی، اور اپریل میں جا کے اب جو فائنڈنگز آئیں گی اس میں اس کو سائیڈ ایشوز ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جی جنرل پاشا کو کرنے کی تیاری کر رہے تھے، جا کے ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں مختلف عرب ممالک سے، یا کمیشن اس پہ بھی فائنڈنگ دیتا ہے اور ریکمینڈ کرتا ہے کہ جی ایک اور کمیشن بنایا جائے، اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. وہ کمیشن کی رپورٹ سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ان ایلیگیشنز کو کتنا سیریسلی ڈیل کرتے ہیں. اور پھر اگر اس کو سائیڈ ایشو ڈیل کرتا ہے کمیشن، تو پھر سوال آئے گا کہ یہ آپ نے سائیڈ ایشو اسی وٹنس کی اسٹیٹمنٹ پہ کیا جو آپ کا مین سینٹرل کریکٹر ہے، اور دوسری چیز کو آپ نے مان لیا، تو ہاؤ دیٹ از پاسبل؟ تو کوسچنز وڈ بی ریزڈ اباؤٹ دیٹ. جن سے یہ انٹرسٹنگ سوال ہے نا کہ وہ وہی منصور اعجاز ہیں، وہی اتنی زور و شور سے بات یہ کر رہے ہیں حسین حقانی کے حوالے سے، اور یہ بار بار جنرل پاشا کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ریفرنس دیا تھا اپنی بلیک بیری میں، اب تو کل انہوں نے تفصیل میں بات کر لی، اور یہی ہیں جو فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ایویڈنس ہے. مجھے 4 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بتایا کہ پاکستان کو اس چیز کے بارے میں معلوم تھا. تو ہم پھنس نہیں رہے ان کے منصور اعجاز کی. آئی تھنک اٹس دیکھیں اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے، ان کو کیا چیز معلوم کرنے کے لیے
अपॉइंट किया गया है इस कमीशन को, क्या ये मेमो की हकीकत जो है सिर्फ इसको या इसके साथ जितने भी साइड इश्यूज उठेंगे उनको भी ये कमीशन टैकल करेगा, तो ये मुझे नहीं मालूम। साइड इशू है वैसे जल साहब, ये बताइए, आपने 2-3 मरतबा फरमाया साइड इशू, ये अगर वो इतना अपनी जब दे रहे हैं पूरी की पूरी एविडेंस दे रहे हैं और अपनी टेस्टिफाई कर रहे हैं बिफोर द कमीशन, और इतनी बड़ी दो भारी बातें, आप इसको साइड इशू कह रहे हैं? देखें, इससे उनकी मंसूर इजाज की क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होगी कि ये आदमी जो है इस किस्म की बातें कर रहा है, तो क्या इन बातों को प्रोव करके हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए कि ये वाकई आदमी क्रेडिबल है कीचड़ उछाल रहा है या क्रेडिबल है या नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट तो पॉइंट, ये देखने वाली बात होगी कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को तो इशू बना सकता है कमीशन के जी, ये दाएं बाएं हर तरह की तो ये आप बात कर बताएं, रहे हैं। अगर आप कमिशन में होते आप ये इशू उठाते? देखिए, मैं जज नहीं हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ यार, ये इनकी बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। लीगल साइड आई एम टोटली illiterate on the legal but side. the point that General Saab raises is very important कि अगर ये कमीशन ये चाहे कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि एविडेंस देने की पर्सनल क्रेडिबिलिटी भी तो उस आदमी की इस्टेब्लिश होनी चाहिए, तो कह रहे हैं कि अगर ये सवाल उठाएं कि क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है तो फिर ये आप इस चीज़ में ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं, बिकॉज इफ ही इज टॉकिंग नॉनसेंस इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर देखने वाले लोग कहें कि जी ये तो इसमें कोई सदाकत ही नहीं जो जनरल पाशा की बात है या जो आर्मी के हवाले से बात है, तो फिर अगर इसमें बात में सदाकत नहीं तो दूसरी में कैसे? देखिए, क्योंकि इनडिविजिबल, एक सेकंड सर, क्योंकि जिन पर्सनालिटीज के साथ उनकी मुलाकात का जिक्र आया है, शायद कमीशन के लिए ये मुमकिन ना हो कि उन पर्सनालिटीज को अप्रोच कर सके, एक्सेस कर सके या उनका भी एविडेंस ले सके, क्योंकि वो तो दे आर हेड्स ऑफ द स्टेट्स जिनसे जाके ये कंसल्टेशन वगैरह की मंसूर इजाज बता रहा है, तो वुड दे वांट टू अपीयर बिफोर दिस कमीशन और नॉट? तो एक सिंगल वॉइस है जो ये सारी बातें कर रही है। हाउ डू यू एस्टैब्लिश द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस वेरी स्टेटमेंट? तो ये एक बहुत बड़ा इशू उठेगा जिसको साबित करना, शायद मेरा ख्याल है कमीशन जो है वो अपने आप को मेमो के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उन तक रिस्ट्रिक्ट करेगा। डेफिनेटली वो जो इसकी क्रेडिबिलिटी है मंसूर इजाज की, उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, और अगर किसी दूसरे पे भी एलिगेशंस आती हैं तो जिस तरह हकानी साहब को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है, फिर और लोगों को भी ये राइट मिल जाएगा कि मंसूर इजाज को वो भी उनके वकला भी जाके तो क्रॉस एग्जामिनेशन करके इन चीज़ों को क्लियर करें, तो दिस विल फर्दर कॉम्प्लिकेट द मैटर्स। मेरा ख्याल है कमीशन अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को ही रिस्ट्रिक्ट करेगा। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो मामला है, अब किस हद तक कमीशन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन जो बात जिन साहब ने क्रेडिबिलिटी की कही है, हम तो ये कहेंगे कि एक तरफ मंसूर इजाज साहब की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है और दूसरा आम शहरी है उसके हवाले से तो शायद कमीशन की क्रेडिबिलिटी के भी सवाल उठेंगे कि अगर क्या कमीशन एक ही चीज़ पर फोकस करती है, जो ब्रॉडर इशूज़ ये उठा रहे हैं मंसूर इजाज साहब उन सब पर फोकस करती है। इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बात हो रही है कि क्रेडिबिलिटी जो कमीशन के मेमो कमीशन की उसकी और जो मेन इसमें कैरेक्टर हैं मंसूर इजाज साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है और वो क्लेम कर रहे हैं मंसूर इजाज साहब कि उनको एजेंसीज ने बताया कि जनरल पाशा गए, उन्होंने कू के लिए सपोर्ट मांगी और ये क्लेम करते हैं कि उनके पास ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। ये मंसूर इजाज साहब क्लेम करते हैं। व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज ही सेइंग? नसीम, देखें क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है जब एक आदमी कहे, उसका वकील जो है कमीशन के सामने कहे कि फ़लानी तारीख को आके वो अपनी गवाही देंगे, फिर कहते हैं नहीं फ़लानी को नहीं, इतने दिन बाद आ रहे हैं, वो नहीं आते, क्रेडिबिलिटी कौन सी रहेगी? ये कोई और केस होता तो कहते भाड़ में जाए, इसको हम सुनना नहीं चाहते। अब ये कह रहे हैं कि वो जी पाशा साहब गए थे, पाशा साहब के एफिडेविट जो भी हो, पर ये जो इल्ज़ाम उन पे है कि वो फलाने कभी पाकिस्तान आर्मी को या ट्रिपल ब्रिगेड को बिल्कुल नहीं जरूरत, बाहर के 4-5 मुल्कों की इजाज़त चाहिए होती है कि हमने इस्लामाबाद आने, ये कौन सी मुज़ाहिका खेज बातें हैं। और ये बात जो इसने जियो को कही है कि जी वो जिस दिन 2 मई था तो प्रेसिडेंट जरदारी ने आर्मी चीफ को कहा कि F-16 त्यारा को वहां ना भेजे, ये कोई बात है?
आर्मी चीफ कभी सदर की बात ऐसे कोई सुनता है और सदर कोई ये मतलब ये तो आप अगर कोई कहानी अलफ लैला की आप ये लिखें तो उसको मुस्तरद कर दिया जाए कि इसमें जो है ये कहानी भी नहीं बनती, कहानी भी नहीं बनती। हमारे पे ये तोहमत है, हम इतना बड़ा अपने आप को मुल्क कहते हैं, एटमी ताकत फलाना, और एक शख्स आए और हम सबका मजाक उड़ा के चला जाए, और मजाक उड़ा रहा है और हम उसके साथ चल रहे हैं। इस पे नसीम अक्सर कहा जाता है कि मेमो गेट पे पूरी कौम को मामू बना दिया गया, और इसको मामू गेट के तौर पे भी अक्सर लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। जो क्रेडिबिलिटी की बात अयाज अमीर साहब भी कर रहे हैं, उस क्रेडिबिलिटी को मैं बैठ के अयाज अमीर साहब हम लोग तो यहाँ पे क्वेश्चन करें, लेकिन कमीशन अभी तक उनको एक क्रेडिबल मेन विटनेस के तौर पर ट्रीट करे, अनलेस वी सी द फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन के उस पर क्या क्या चीज़ आती है। जैसे अयाज अमीर साहब ने कहा कि कोई और होता तो अभी तक कहते कि जनाब घर जाए, हम लोग वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं करते। इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अयाज अमीर साहब ने भी रेफरेंस दिया। एक तो प्रेसिडेंट ओबामा ऑन रिकॉर्ड है कि इसको सीक्रेट रखा गया, आपके सारे ऑफिशियल्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि बिल्कुल टोटल सीक्रेट ऑपरेशन था, सैटेलाइट्स आपके मुल्क के ऊपर लगी हुई थी, एंड वी वर कॉट अनअवेयर्स, वी वर कॉट स्लीपिंग, सारा कुछ। जो एटीसी की कन्वर्सेशन आई है वो भी अब हमारे ऑफिशियल्स देखते हैं डिनाइल उसका कब आता है या उसको किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं। नहीं, डिनाई कर चुके हैं, चीफ कह रहे हैं कि इसमें कोई सजा वो वाली सारी चीज़ें। अब जनरल कियानी साहब ने जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी थी इस इंसिडेंट के बाद, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था कि जी जब मुझे इस इंसिडेंट का पता लगा तो आई कॉल्ड द एयर चीफ, और सारी चीज़ें पता लगी। उसके बाद फिर अमेरिका से भी कॉल्स का जिक्र आया, लेकिन ये वाली जो सारी चीज़ थी उसमें सारे जनरल पाशा ने भी ऑन द रिकॉर्ड सारों को कहा कि जी वी वर कॉट अनअवेयर्स, जनरल कियानी ने भी यही बात की है। अब यहाँ पे मंसूर इजाज के पास कौन सी गिदड़ सिंह है? वही शख्स है जिसकी क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस की जब बात करते हैं, बैंक फ्रॉड की एलिगेशंस इनके ऊपर हैं, न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बैंक फ्रॉड का वो केसेस इनके ऊपर फाइंडिंग्स आई हुई हैं। स्टूपिड डिस्को में जो शख्स काम करता है उसमें कानूनी शहादत में आके हमारे 3 लाहौर है, डिस्को में काम करना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन वो आई डोंट नो आपने वो पूरी वीडियोस देखी है या नहीं देखी है, उस पर क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेस की अगर बात करें तो कानूनी शहादत का वो पूरा आ रहा है। एक शख्स जिसकी क्रेडिबिलिटी ही शुरू से नहीं है उसको आप इतना क्रेडिबल बना के पेश करेंगे जी वो लंदन हाई कमीशन आके स्पेशल वीडियो लिंक फर्स्ट टाइम आप ये सवाल जो है ना, जो इन्होंने अभी अयाज कह रहे थे कि इन्होंने ये कहा कि जी हमें ये भी मालूम है कि प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा आर्मी चीफ को कि आप F-16 ना भेजिए। मुझे बताइए कि इतनी इसी बात पर क्या मेमो कमीशन को ये नहीं कहना चाहिए कि यू नो व्हाट आर यू, कि मतलब आपकी कैसे हम बात माने? देखिए, एविडेंस की ये नहीं हो सकता कि इस पूरे केस का एक ही गवाह हो और वो मंसूर इजाज हो। है ये सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। ये ट्रांसक्रिप्ट जो ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास है, तो वेयर आर दोज विटनेसेस? तो मंसूर इजाज अगर कहता है कि जी ये फलां से मिले हैं, तो जिनसे मिले हैं उनमें से कोई आके somebody should come and substantiate this evidence। पूरे इस केस का एक ही गवाह नहीं हो सकता, यानी कि दोनों हर एक के लिए, हुसैन अखानी के हवाले से इस हवाले से every piece of evidence must be substantiated by independent evidence। अगर उन लोगों से मिले हैं और उन्होंने कहा जी इस काम के लिए आके मिले हमसे, तो वो खुदा के गवाही दें। मंसूर इजाज उनके बिहाफ पे कैसे ये बात कर सकता है? इट विल बी हेयरसे। तो इसलिए पूरे अगर केस में उसकी बुनियाद ही अगर ये होगी कि जी खाली यही गवाह होगा और बाकी ये जो टेक्निकल डेटा है उसको आप देख लें, ब्लैकबेरी से निकला है, फलानी जगह से आया है, ऐसे आया है, तो वो बात नहीं बनती। He will have to come up with a more solid evidence on every front यार, on every front। on every front। तो ये फिर कमीशन, आई एम सो सॉरी टू से दिस, कि ये तो कमीशन ही अपने आप को कमीशन ही जो एक मजाया लग रही है। मजीद इनको टाइम दिया गया है। अब 3 चीफ जस्टिस साहिबान जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं, इतना वक्त यहाँ पे लग रहा है, आम पब्लिक के केसेस और ये मंसूर इजाज साहब जो उनके जहन में आता है वो कह देते हैं, और वो कहते हैं जी कि मैं ट्रांसक्रिप्ट दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। क्या बात है? ये मतलब है हमें कुछ सोचना चाहिए। और देखिए कई चीज़ें वो फौज में कहते हैं, जब फौज कहीं फंस जाए तो अक्लमंदी का काम होता है कि आप कहें हम जीत गए हैं और वहाँ से जाएं, डिक्लेयर विक्ट्री एंड गेट आउट। तो यहाँ इसको आप इस पीछे छोड़ना चाहिए। मेमो जो है इससे कौम के कान जो हैं वो भी तंग आ गए हैं। इसमें अब वो हंसी मजाक का भी एलिमेंट नहीं रह गया, बोरियत का रह गया। और जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी, तोमत है हमारे लिए। अब हमें पीछे करना चाहिए और आगे करना चाहिए। सबसे सेंसिबल पॉलिसी हमारी पार्टी की है। अब उनसे पूछें तो पता चलता है कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था इसके साथ। वो भी चौधरी निसार तो बहुत ही
وہ میں نے تھوڑا سا ان کا وہ دیکھا ہے, اس پہ پتہ نہیں کیا میں وہ پورا نہیں وہ سمجھ سکا. وہ پتہ نہیں ایکسٹینشن پاشا صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کر رہے تھے, سب کچھ وہ کر رہے تھے. لیکن اس میمو کو اب ہمیں پیچھے چھوڑ کے آگے کی طرف جانا چاہیے. بہت سارے اور یہاں پہ چیزیں ہیں, بہت سارے ادارے اس میں انوالوڈ ہو گئے, بہت سارے ادارے امبیرسڈ ہو گئے, لیکن اب ہمیں نمک پاشی نہیں کرنی چاہیے. آخر آئی ایس آئی ہو, فوج ہو, جوڈیشری ہو, کوئی بڑی پارٹی ہو, وہ ہمارے ادارے ہیں. غلطی ہوئی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, چاہے ضروری نہیں کہ کوئی اشتام لکھ کے دیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی, پر اس کو اب بھولنا چاہیے. اور ایک مسخرے کے ہاتھوں پوری قوم کو مذاق نہیں بننا چاہیے. I think یہ تو امپورٹنٹ ہے نا. پھر سے آپ اگر آپ پورا دیکھیں ٹریجیکٹری, شروع آپ کرتے ہیں حکومت پہ اٹیک کرتے ہیں, حسین حقانی پہ اٹیک کرتے ہیں, اب آپ آرمی پہ اٹیک کر رہے ہیں, آپ انٹیلیجنس ایجنسیز پہ اٹیک کر رہے ہیں, آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے. نسیم, اس میں ٹویٹر پہ آپ ہی کے لیے ایک کمنٹ آیا تھا, میں ابھی دیکھ رہا تھا, وہاں پہ صاحب نے کہا کہ جی حسین حقانی صاحب نے ان سے کانٹیکٹ ڈینائی نہیں کیا, لیکن کانٹینٹس, اور منصور اعجاز نے جو کمیشن کے سامنے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں یہ کہا جی حسین حقانی نے مجھے یہ لکھ کے نہیں دیا تھا, جو پہلا ڈرافٹ تھا وہ میں نے خود لکھ کے آگے پہ, ایک بندہ خود مان رہا ہے. ایک اتنی سمپل یہ بات نہیں ہے. دیکھیں, ایک آرمی چیف نے ایفیڈیوٹ دیا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی نے ایفیڈیوٹ دیا ہے, اور ملک کی ایک میجر پارٹی نے اس کے بیک پہ کر کے اس چیز کو کورٹ میں لے گئے. وہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ بڑا ابھی عدالت کے لیے, عدالت کو ون وے اور دا ادر یہ کہنا پڑے گا کہ جی یہ آدمی فیک ہے, اس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا, یا جو یہ کہہ رہا ہے یہ سب ٹھیک ہے. دس فیکٹ ایدر آف دا ٹو will have to be established. یہ درمیان میں ہوا میں نہیں چھوڑا جا سکتا. جنرل صاحب کی بات بہت انٹرسٹنگ ہے, یا تو اس کو سارے کو ان کو ماننا پڑے گا کمیشن کو کہ ساری باتیں اس کی صحیح ہیں, یا بالکل صحیح نہیں ہے. جنرل صاحب نے ویسے یہ تو نہیں کہا. نہیں, میں نے تو بالکل یہ نہیں کہا. جنرل صاحب نے کہا ہے کہ کمیشن کو اپنا کام مکمل کرنا ہوگا, اٹ ول ہیو ٹو گیو اے رولنگ آن دس. اور آپ کی جو بات ہے وہ اہم بات ہے, اور یہ نہیں کر سکتے کہ جی آدھی چیزیں ہم ان کی مان رہے ہیں, باقی ساروں کو. اچھا, یہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ کمیشن یہ نہیں کر سکتا کہ آدھا سچ بول رہے ہیں یہ ہمارے جو ہیں مین وٹنس یعنی کہ منصور اعجاز, اور آدھا وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں نا, جب انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ جی دس از دا فیکٹس اباؤٹ دس مین, ہی از کریڈیبل, تو جو ان کے ٹرمز آف, نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کسی سٹیج پہ وہ اس کمیشن کو ایک اپنا آپ کو ایک ایٹیچیوڈ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے, یا جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوا میں مار رہا ہے. یہ دس فیکٹ ول ہیو ٹو بی اسٹیبلشڈ. جب یہ ہو جاتا ہے تو اپنے ٹرمز آف ریفرنس کو ریسٹرکٹ کرتے ہوئے they would give a ruling, whatever ruling they want to give, اور باقی جو ایشوز اس کمیشن کے مینڈیٹ سے باہر ہیں ان کے لیے پھر سیپریٹ کیسز will have to be initiated by those who are interested parties. تو کوئی خاص سائنس کی ضرورت ہے؟ ایاز جس طرح بات بتا رہے ہیں, بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں منصور اعجاز صاحب, یہ بھی کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو اس میں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اتنی محمل ہیں کہ ابھی اس میں اور ٹیسٹ کی ضرورت ہے. نہیں, لیکن وہ آپ دیکھیں وکیل ابھی ان پہ جرا کریں گے, دونوں سائیڈوں کے وکیل, یہ تو مقدمہ چل رہا ہے نا. یہ مقدمہ کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے اس مقدمے کی کیا حالت ہوتی ہے, آخر میں کیا کمیشن اپنی رولنگ دیتا ہے, کیا فیکٹس اسٹیبلش کرتا ہے, اس کے بعد جو چیزیں ان کے مینڈیٹ کے اندر ہیں اس پہ تو خود اپنی اوپینین دے دیں گے. جو باہر رہ جائیں گی, پاکستان میں بے تحاشا لوگ ہیں, جو چیزیں باہر رہ جائیں گی وہ کورٹ میں لے جائے گا کوئی نہ کوئی اور آدمی, کوئی اور درخواست گزار آ جائے گا سامنے, اور وہ جو چیزیں جو ایشوز اس وقت اس کمیشن کے پرویو سے باہر ہوں گے وہ پھر ایک نیا کیس لے کے سامنے آ جائے. جو مین چیز ہے, انہوں نے جو الزام لگایا تھا کہ مجھے میمو کا کہا گیا تھا, وہ تو اسٹیبلش ہو نہیں رہی, اور جو وہاں سے چاہتے تھے کئی ہمارے یار دوست اور مہربان کے وہاں سے فٹ پرنٹس کہیں اور جائیں, وہ بات تو ساری ہوئی نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری پر جائیں, اور لوگ کہہ رہے تھے پیپل ول گو اور فال, اور یہ. لیکن میں ایک چیز آپ سے کہوں کہ اس میں ایک سارے ماجرے میں ایک اچھی چیز ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں گورنمنٹ پہ کتنا پریشر تھا, ابھی گئی تو ابھی گئی, یہاں سے وہاں سے, اور جب اس سے پہلے زرداری صاحب گئے تھے دبئی, ان کا بھاگ گیا ہے, اور کئیوں نے کہا اس کے بعد لنڈن جائیں گے, آئے گا نہیں, حسین حقانی نہیں آئے گا, وغیرہ وغیرہ. اس سویلین گورنمنٹ نے, جسے ہم روز تھکتے نہیں ہیں نا اہل کہتے ہوئے,
कमज़ोर कहते हुए इन्होंने इस सारे प्रेशर को फेस किया, इन्होंने आर्मी का प्रेशर फेस किया। और जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने, कब आपने सुना था कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर कहे कि आर्मी चीफ ने और डीजी आईएसआई ने जो चीज़ कही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, जो तरीकाकार है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। और कोर कमांडर्स जो हैं वो बैठ के कहें, एक स्टेटमेंट दें कि इसके बड़े सीरियस रैमिफिकेशंस होंगे, और एन उस वक्त जब रेड हॉट क्राइसिस हो तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं डिफेंस सेक्रेटरी को सैक कर रहे हैं, एंड ही लिव्स, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स टू टेल द टेल यहां पे। तो ये जो चीज है, एक जो है हमने देखा कि एक सिविलियन गवर्नमेंट या सिविलियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने अपनी बात मनवाई, या मनवाई नहीं तो कम से कम सरवाइव किया इस क्राइसिस को। पाकिस्तान में इसकी आपको एग्जाम्पल्स बहुत कम मिलेंगे, और ये शायद एक आर्गुमेंट है कि हमारी डेमोक्रेसी विद ऑल इट्स फॉल्ट्स, हमारे इंस्टीट्यूशंस अपनी तमाम तर नाअहली के बावजूद थोड़ा थोड़ा हमारा सिस्टम मैच्योर हो रहा है। सर, यू एग्री विद दिस, जो ये कह रहे हैं कि मेमो कमीशन और खासतौर पे मेमो गेट के हवाले से वो जो क्राइसिस बनी, आज जो पूरी बात कर रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट हैंडल इट वेल, इदारों ने हैंडल किया उसको अच्छे तरीके से, सुप्रीम कोर्ट और फिर ये तमाम चीज़ें। डू यू एग्री विद दैट? पार्लियामेंट मोमेंटम इस केस का बना था, वो मोमेंटम टूट गया जब मंसूर एजाज पाकिस्तान नहीं आए, भाग गए। और मोमेंटम क्या, भाग गए या उनको डराया इतना गया, बटालियन आ गए आर्मी की, उनको डराया इतना गया प्राइवेटली भी कलेक्टिवली भी एट डिफरेंट लेवल्स कि वो नहीं आए। जन साहब, डराया गया आर्मी, अगर उनको देखो उस वक्त की पार्टी की स्टेटमेंट्स देखें, इंडिविजुअल्स की स्टेटमेंट्स आप देखें, जो ये हकीकत है कि उस पर काफ़ी प्रेशर था कि जब इधर आओगे तो कुछ भी हो सकता है। आप सिंपैथेटिक हैं तो यकीनन वो नहीं आया। दूसरी चीज़ इसमें हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि अगर ये मंसूर एजाज झूठा साबित होता है, इट विल बी वेरी वेरी एम्बैरसिंग फॉर डीजी आईएसआई एंड द आर्मी चीफ, जिन्होंने एफिडेविट दिए हुए हैं। तो फिर क्या हर आर्मी तो हर सूरत पे नहीं, आर्मी चीफ का एफिडेविट थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कमीशन को वन वे और द अदर कि इसमें हकायक क्या है और अफसाना क्या है। और अगर ये सारा अफसाना था तो फिर इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी, इसको काम को शुरू करने के लिए क्या वजह थी कि जी ये मंसूर एजाज एक शख्स सामने आ जाए और इस किस्म का शोशा छोड़ दे और पूरी पाकिस्तान। वैसे आप वही बात कह रहे हैं जो चौधरी निसार कह रहे हैं इनडायरेक्ट में। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, खास तौर पे कि ये जो आईएसआई के हवाले से बात हो रही है उस पर इसका क्या असर होता है। डीजी आईएसआई के एक्सटेंशन की बात की, चौधरी निसार ने नथी करने की कोशिश की है डीजी आईएसआई की जो एक्सटेंशन है मेमो गेट के हवाले से, और जो कल और परसों बातें की हैं मंसूर एजाज ने, उस पर हम गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है, एक तो हमने बात की कि आईएसआई के हवाले से आज हमने देखा चौधरी निसार साहब बहुत गुस्से में थे, हमने दिखाया भी आपको उनका क्लिप शुरू में, और उन्होंने ये कहा कि अगर डीजी आईएसआई की एक्सटेंशन होगी तो उसका मतलब ये होगा कि जो मेमो के हवाले से तमाम बातें थी वो गलत थी और हुकूमत जो कह रही थी वो ठीक कह रही थी और जो आर्मी का मौक़िफ़ था वो गलत था। ये किस तरह से लिंक कर रहे हैं अर्शद, हाउ इज ही लिंकिंग दिस? इससे पहले पार्टी के तो ये बैठे मेंबर, मैं आपसे चौधरी निसार साहब पहले काफी सपोर्ट में भी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और अब सडनली उन्होंने ये स्टेटमेंट दी किसके सपोर्ट में? जनरल पाशा की सपोर्ट में भी। हालांकि पार्लियामेंट में जब जॉइंट सिटिंग को उन्होंने आके दिया था, वो चौधरी निसार साहब वाहिद आदमी थे जिन्होंने, जो बंद कमरे में थे, बाद में उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि जी आई वाज द ओनली वन जिन्होंने इनको क्वेश्चन किया था और अब हुकूमत ये कर रही है। तो इसके हवाले से अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर जरदारी साहब के जिस तरह से कहते हैं कि उनको मूड स्विंग्स होते हैं और इस तरह का एक मूड स्विंग आए और उन्हें कुछ नज़र आए कि फ्यूचर में जाके अगर इसको जनरल पाशा को एक और एक्सटेंशन दी जाती है तो ये पॉलिटिकली इनके फ़ायदे में जाएगा और इसके ये एडवांटेजेस हैं, तो वो कुछ बैद भी नहीं है। लेकिन हालांकि दूसरी तरफ से इतलात ये आ रही हैं कि शायद एक्सटेंशन नहीं मिल रही। 18 मार्च जो तारीख है उनकी रिटायरमेंट डेट है, बट एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। नहीं, बट आई एम रियली रेजिंग द अदर क्वेश्चन कि ये उससे क्या लिंक कर रहे हैं, मेमो के उससे लिंक कर रहे हैं, और चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि अगर एक्सटेंशन मिला तो आर्मी का मौक़िफ़ मेमो पे गलत होगा। ये क्या, व्हाट इज दिस? देखिए, उस वक्त जो मौक़िफ़ था
रिस्पोंडेंट जब बनाया गया पिटिशन में डीजी आईएसआई को, वो पिटिशन ही बड़ी वो हैरानकुन है कि आप रिस्पोंडेंट आर्मी चीफ को बना रहे हैं, डीजी आईएसआई को बना रहे हैं, उनके जवाब में आके सुप्रीम कोर्ट एक एक्शन लेती है। ठीक। तो तब तो बात और थी। अब जो है पानी बहुत सारा पुलों के नीचे से गुजर गया है, और मैंने वो पूरा क्योंकि देखा नहीं है तो मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता कि उन्होंने कैसे लिंक किया है, लेकिन एक इसका ये भी शख्साना है। मेरा तो ख्याल में मंसूर इजाज़ को खुश होना चाहिए कि वहाँ बैठ के मोनाको में या कहाँ भी कि मैंने पता नहीं क्या किया है, इतने बड़े मुल्क को मैंने सारा इस पैंथरे में डाल दिया है। और जनरल पाशा की एक्सटेंशन की भी जो बात है, मेरे ख्याल और हालात में ये कोई इतना मौजूए बहस ना इशू नहीं बनती था, बिल्कुल। कि भाई एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, आर्मी चीफ ने रिकमेंड करना है, सिविलियन गवर्नमेंट ने उसका करना है, लेकिन हमने इसको भी ये कर दिया है। तो मेमो गेट के पता नहीं वो जो उनका हदफ था पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसमें से शरारे इतने वैसे ये निकल रहे शरारे भी हैं, निकल रहे हैं। जैन साहब, मेरा तो ख्याल है कि कमीशन को तो कहना चाहिए बस अपना काम खत्म करें और घर जाएं। आई एम सेइंग समथिंग जो कि शायद बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे हमारे साथ इतना ये मजाक हो रहा है, मुझे बताए ना कि इसमें एक है मजाक, एक एबटाबाद कमीशन भी तो बैठा है। एबटाबाद कमीशन, चले वन कमीशन एट ए टाइम, वन कमीशन, एबटाबाद कमीशन को तो फिर ये बड़े सीरियसली लेनी चाहिए। मंसूर इजाज की जितनी आई है एलिगेशंस आई हैं अभी लेटेस्ट May 2 के हवाले से, तो एबटाबाद कमीशन इस पे क्या करेगा? अगर हम इतना ही सीरियस उसको ले रहे हैं मंसूर इजाज को, तो फिर तो उनको भी बुलाना चाहिए और फिर कमीशन की तारीखों में। और एक और चीज मैं कहूंगा, ये हम सियासतदानों ने भी कमीशन के नाम को मजाक एक बना दिया है। कोई इश्यू होता है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस पे कमीशन बनाए, हम सियासतदान कहते हैं। अच्छा, आपका मतलब डिमांड थी सियासतदानों डिमांड की, हम और सुप्रीम कोर्ट ने हमने ये May 2 का भी हमने डिमांड किया, कमीशन बैठना चाहिए कि जैसे कमीशन बैठेगा तो पता नहीं सच के पहाड़ कौन से खुलेंगे। वैसे खुलने तो चाहिए ना यार, May क्या 2 का मसले कितने हैं? नहीं, पर कई चीजें होती हैं, उनके लिए आपको कितना अपने दिमाग को रगड़ना होता है वो आंसर देखने के लिए। May 2 जो है उसमें आपने क्या इन्वेस्टिगेट करना है? ये कि 5 साल से वो क्यों बैठे हुए थे, जो हमारे सबसे बड़े मेहरबान पाकिस्तान के शेख साहब रहे हैं, वो क्यों बैठे हुए थे? उस सवाल, ये उसामा की बात कर रहे हैं, ये और उस सवाल का तो जवाब वहां पे ना देना है, ना किसी को मुर्दे इल्जाम ठहराना है, चाहे उसकी बुनियाद हो या ना हो। अब जैसे अमेरिकन आए वो आए, वी वर कॉट अनअवेयर्स, हमें नहीं पता था। जैन साहब, वैसे चीफ जस्टिस साहब अगर कमीशन के ऑब्वियसली प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और मंसूर इजाज की बातों को, तो उनको तो कहना चाहिए कि अब कमीशन घर जाए। इस पे तो मैं नहीं कमेंट कर सकता। जो पहले बातें हो रही थी पाशा साहब की एक्सटेंशन के सिलसिले में, मेरा ख्याल है वो भी कंजेक्चरी गैस वर्क ही चल रहा है सारा, कि जी उनकी एक्सटेंशन हो रही है नहीं हो रही। इज़ इट सच ए इम्पॉर्टेंट इशू? एक तो ये है कि अगर उनकी एक्सटेंशन होगी तो क्या वो चाहते हैं एक्सटेंशन लेना, या क्या गवर्नमेंट उनको एक्सटेंशन देना चाहती है? ये दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। ये हमें नहीं पता, लेकिन डिस्कशन चल रही इनको है। मालूम है अरशद जनरल शरीफ की, साहब, देख लें। इसमें अक्सर जब जर्नैल घर जा रहे होते हैं ना, तो ये आता है कि जी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कौन सी मिलेगी। अब मसलन राव कमर सुलेमान साहब हैं, वो भी एयर चीफ से हट रहे हैं, उसके बाद वो जाएंगे PIA में, वहाँ पे MD लगेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव अच्छा, लगेंगे। SPD तो नहीं जाले, जनरल पाशा, ये तो बात राव कमर साहब अब उधर PIA चले जाएंगे। अब जनरल पाशा अगर एक्सटेंशन, चौधरी निसार साहब ने बात की है ना, तो अगर वो एक्सटेंशन चाहते हैं या आर्मी चाहती है कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, तो 3 ही लीवर हैं जो हुकूमत के सामने इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि US गवर्नमेंट, एवरीवन नोज कि जी शायद अगर US गवर्नमेंट को कोऑपरेशन की एश्योरेंस दे दे आर्मी ISI, तो वो शायद हुकूमत को कहने के लिए तैयार हो जाएं कि जी ये ऐसे हालात हैं। बड़ी खतरनाक बात करें, इसका मतलब जनरल के केस में उन्होंने 1 साल का कहा था। अच्छा जी, नसीम, जनरल साहब जो बात कह रहे हैं, जनरल कियानी के केस में उन्होंने 1 साल का कहा था, जरदारी साहब ने 3 साल की एक्सटेंशन दी थी। दूसरा लीवर यही मेमो का है कि जी अगर इनको हम हटा देते हैं तो दिस में स्टिफन हिज स्टांस। उन्होंने आफ्टर ऑल एफिडेविट दिया है, आर्मी चीफ ने एफिडेविट दिया है, तो अगर उनकी मर्जी के खिलाफ ही उनको कहें कि जी नहीं कोई एक्सटेंशन नहीं है, जाइए आप, तो उनका स्टांस ये मेमो पे थोड़ा सख्त हो सकता है कि जी सख्त होकर क्या करेंगे? मैं वैसे बात कर रहा हूँ, दिस कुड बी ए लीवर। तीसरी जो याज मीर साहब ने बात की थी कि आर्मी के साथ अगर तल्लुकात बढ़ाने हैं
تو یہ ایک ان کو خوش کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس فلاں آدمی کو ایکسٹینشن دے دو تو جس طرح ان کو ایکسٹینشن دی ہے ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا. اگر میں ان کی جگہ ہوتا کبھی بھی میں ایکسٹینشن لینے کی کوشش پروگرام کا جی جن صاحب ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ ارشد, تھینک یو. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. شروع ہم نے کمیشن کی بات کی, جنرل صاحب نے کچھ باتیں کی ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, اس کو ادھر ہی بات کو چھوڑتے ہیں. لیکن یہ ہم پھر کہیں گے کلوزنگ میں کہ جو کمیشن ہے میمو کمیشن, بہت سے سوالات اس کے حوالے سے اٹھتے ہیں. وی آر ناٹ شیور کہ یہ کوئی پاکستان کے انٹرسٹ کو کوئی آگے پروموٹ کر رہا ہے, کوئی سوالوں کے جواب آئیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کمیشن کے حوالے سے اور اس کمیشن کے جو کام ہے اس کے حوالے سے اور بھی سوالات اٹھیں گے, اور وہ جو میجر ایک کیریکٹر ہے اس پورے کھیل کا, گیم کا, اس نے پتہ نہیں ہمیں آگے کہاں لے کر چلیں گے منصور اعجاز صاحب. بہرحال ہمارا خیال ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب کو چاہیے اس کمیشن کا جو میعاد ہے اس کو اور کم کر دیں بجائے کہ بڑھانے کے. بہت شکریہ, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.